नमस्कार, मेरा नाम मनोज भाटिया है। अभी आप सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित कहानी मछुए की बेटी सुनने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी मछुए की बेटी। चौधरी और चौधराइन के लाड़ प्यार ने तिन्नी को बड़ी ही स्वच्छंद और उच्छृंखल बना दिया था। वह बड़ी निडर और कौतूहल प्रिय थी। आधी रात में भी तिन्नी की इच्छा होती तो वह नदी पर जाकर नाव खोलकर जल विहार करती और स्वच्छ लहरों पर खेलती हुई चंद्र किरणों की अटखेलियां देखती। यही कन्या चौधरी की सब कुछ थी, किंतु फिर भी आज तक चौधरी उसका विवाह न कर सके थे, क्योंकि कन्या के योग्य कोई वर चौधरी को अपनी जात में ना दिखाई पड़ता था। इसलिए तिन्नी अभी तक कुंवारी ही थी। चौधरी लोगों को नदी के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार लाने का काम करता था। चौधरी की अनुपस्थिति में तिन्नी अपने पिता का काम बड़ी योग्यता से करती थी। एक दिन सुबह के समय तिन्नी नदी पर जा रही थी। रास्ते में खड़े मनोहर ने पूछा, आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो तिन्नी? क्या तुम नहीं जानते क्या? यही कि राजा साहब आज उस पार जाएंगे। कौन राजा साहब? पास की रियासत के राजा साहब। और कौन? तुम्हें यह भी नहीं मालूम? मैं आज ही तो आया हूँ। और अब तक कहाँ थे? अपने घर में था, मनोहर ने छेड़ते हुए कहा। जैसे मैं तो दिन रात घाट पर ही बैठी रहती हूँ ना। तुम मुझे बहुत तंग करते हो। जाओ, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। तिन्नी को चिढ़ाकर उसकी क्रोधित मुद्रा को देखने में मनोहर को विशेष आनंद आता था। इसलिए वह प्रायः इसी प्रकार के बेसिर पैर के प्रश्न करके उसे चिढ़ा दिया करता था। किंतु आज तो बात जरा टेढ़ी हो गई थी। तिन्नी ने क्रोधावेश में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब वह उससे बात नहीं करेगी। इसलिए मुंह फेर कर वह तेजी से घाट की ओर चल दी। मनोहर ने तिन्नी का रास्ता रोक लिया और बड़े विनीत और नम्र भाव से बोला, तिन्नी सच बता दे मेरी तिन्नी, मैं तेरी पतवार चलाने में मदद कर दूंगा, तेरा आधा काम कर दूंगा। तिन्नी के क्रोधित मुख पर हंसी नाच गई। मनोहर उसके साथ पतवार चलाएगा, उसे एक साथी मिल जाएगा। इस बात को सोचकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह बोली, सच कहते हो? मेरे साथ तुम पतवार चलाओगे? देखो बापू नहीं है, मैं अकेली हूँ। यदि तुम सचमुच मेरे साथ पतवार चलाने को तैयार हो तो फिर बताती हूँ। सच नहीं तो क्या झूठ? मैं पतवार जरूर चलाऊंगा, पर पहले तुझे बताना पड़ेगा, मनोहर ने कहा। तिन्नी ने बताया, राजा साहब का शिविर यहीं पहाड़ी के पास लगा है। वह नदी के उस पार रोज शिकार खेलने जाएंगे। महीना 15 दिन का काम है मनोहर। खूब अच्छा रहेगा, खूब पैसे भी मिलेंगे, मैं तुम्हें भी दिया करूंगी। पर इतना वादा करो कि जब तक बापू लौट कर ना आवें तुम रोज मेरे साथ पतवार चलाया करोगे। यह कौन सी बात है तिन्नी? यदि तू मान जा तो मैं तेरे साथ जीवन भर पतवार चलाने को तैयार हूँ। तो जैसे मैंने कभी इनकार किया हो, नेकी और पूछ पूछ, तुम मेरा पतवार चलाओ और मैं इनकार कर दूंगी। तिन्नी, तुम मुझसे ब्याह क्यों नहीं कर लेती? फिर हम दोनों जीवन भर साथ साथ पतवार चलाते रहेंगे। क्षण भर के लिए तिन्नी के चेहरे पर लज्जा की लाली दौड़ गई, किंतु तुरंत ही वह संभल कर बोली, कहने के लिए तो कह गए हो मनोहर, किंतु आज मैं ब्याह के लिए तैयार हो जाऊं तो मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा और अपने आप को दुनिया का बादशाह समझूंगा। तुम बादशाह और मैं बनूंगी रानी। पर मैं रानी बनने के बाद पतवार तो ना चलाऊंगी, अभी से कह देती हूँ। तब मैं ही क्यों पतवार चलाने लगा? मैं बनूंगा राजा और तुम बनोगी मेरी रानी। फिर पतवार चलाएंगे हमारे नौकर चाकर। अच्छा यह बात है, कहकर तिन्नी खिलखिलाकर हंस पड़ी और दोनों हंसते हुए घाट की तरफ चले गए। एक बड़ी नाव पर राजा साहब और उनके पुत्र राजकुमार कृष्णदेव अपने कई मुसाहिबों के साथ नदी के उस पार जाने के लिए बैठ गए। तिन्नी कई मछुओं और मनोहर के साथ पतवार चलाने लगी। तिन्नी नाव भी खेती जाती थी और साथ ही मनोहर से हंस कर बातें भी करती जाती थी। वायु के झोंकों के साथ उड़ते हुए उसके काले घुंघराले बाल उसकी सुंदर मुखाकृति को और भी मोहक बना रहे थे। राजकुमार कृष्णदेव उसके मुंह की ओर किस स्थिरता के साथ देख रहे थे, इस ओर तिन्नी का ध्यान ही ना था। किंतु राजा साहब से पुत्र की मानसिक अवस्था छिपी ना रही। युवा काल में उनके जीवन में भी कई बार इस तरह के मौके आ चुके थे। अब कृष्णदेव प्रायः प्रतिदिन ही जल विहार के लिए नौका पर आते और पतवार चलाने का काम बहुधा तिन्नी ही किया करती। कृष्णदेव के मूक प्रेम और आकर्षण ने तिन्नी को भी उनकी तरफ
बहुत कुछ आकर्षित कर लिया था। जिस समय कृष्णदेव नौका पर आते उस समय अन्य मछुओं के रहते हुए भी तिन्नी स्वयं ही नौका चलाती। राजा साहब से कुछ छिपाना था। कुमार रोज जल विहार के लिए जाते हैं और तिन्नी ही नाव चलाया करती है, यह राजा साहब ने सुन लिया था। अतः बात इससे अधिक ना बढ़े, इसलिए राजा साहब जल्दी ही अपनी रियासत को लौट गए। जाने को पिता के साथ राजकुमार कृष्णदेव भी गए, किंतु उनका हृदय मछुए की झोपड़ी में तिन्नी के पास ही छूट गया था। रियासत पहुंचकर कृष्णदेव सदा उदास और न जाने किन विचारों में निमग्न रहा करते। शायद उन्हें रह रहकर मनोहर के भाग्य पर ईर्ष्या होती थी। वह सोचते मनोहर किस प्रकार तिन्नी के पास बैठकर नाव चलाया करता था। तिन्नी कैसी घुल मिलकर हंसती हुई उससे बातें किया करती थी। एक मामूली आदमी होकर भी मनोहर कितना सुखी है। काश मैं भी एक मछुआ होता और तिन्नी के पास बैठकर नाव चला सकता तो कितना सुखी होता। किंतु कृष्णदेव किसी से कुछ भी ना कहते। हाँ, अब उन्हें आखेट से रुचि ना थी। शतरंज के वे बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, किंतु अब मोहरों की ओर उनसे आंख उठाकर भी देखा ना जाता। अध्ययन से भी उन्हें बड़ा प्रेम था। उनकी लाइब्रेरी में विद्वान लेखकों की अच्छी से अच्छी पुस्तकें थी, किंतु उन पर अब इंचों धूल जम रही थी। यार दोस्त आते, घंटों छेड़छाड़ करते, किंतु कृष्णदेव में तिल भर का भी परिवर्तन ना होता। उनके अंतर जगत में कितना भयंकर तूफान उठ रहा था, यह किसे मालूम था। कृष्णदेव अपनी वेदना चुपचाप पी रहे थे, किंतु उनकी आंतरिक पीड़ा को उनकी शारीरिक अवस्था बतला रही थी। उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था। पिता से पुत्र की बीमारी छिपी ना थी। वे सब जानते थे, किंतु वे चाहते यह थे कि बात किसी प्रकार दबी ही रह जाए, उन्हें बीच में ना पड़ना पड़े। कृष्णदेव उनका इकलौता पुत्र था। पुत्र की चिंता उन्हें रात दिन बनी रहती थी। तिन्नी के निंदनीय रूप और चातुर्य ने राजा साहब को आकर्षित ना किया हो सो बात ना थी, किंतु थी तो वह आखिर मछुए की ही बेटी। राजा साहब उससे कृष्णदेव का विवाह करते भी तो कैसे। एक दिन राजा साहब पुत्र के कमरे में गए। उस समय वह सोया हुआ था। आंखों के पास रोते रोते गड्ढे से पड़ गए थे। चेहरा पीला पीला और शरीर सूख कर कांटा सा हो गया था। वह जमीन पर ही एक चटाई के ऊपर बिना तकिए के सो रहा था। मखमली बिछौने पर सोने वाले उनके दुलारे कृष्णदेव को न जाने कौन सी चिंताएं खाए जा रही थी। राजा साहब की आंखों में आंसू आ गए। वे कुछ न बोलकर चुपचाप कृष्णदेव के कमरे से बाहर निकल आए। दूसरे ही दिन राजा साहब ने तिन्नी और उसके पिता चौधरी के यहाँ संदेशा भेजा। उन्हें शीघ्र से शीघ्र उपस्थित होने की आज्ञा थी और साथ ही उन्हें लेने के लिए सवारी भी आई थी। इस घटना ने मोहल्ले भर में हलचल मचा दी। चौधरी बहुत घबराए। सोचा अवश्य ही मेरी अनुपस्थिति में इस उद्दंड लड़की ने कोई अनुचित व्यवहार कर दिया होगा। राजा साहब जरूर नाराज हैं, नहीं तो तिन्नी समेत लाए जाने का कारण ही क्या हो सकता है। मोहल्ले वाले सभी चौधरी को समयोचित सीख देते आए। अपनी अपनी समझ के अनुसार किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। तिन्नी का हृदय कुछ और ही बोल रहा था। तिन्नी पिता के पास मोटर पर बैठने ही वाली थी। मनोहर ने आकर धीरे से तिन्नी से कहा, तिन्नी, कहीं राजकुमार ने तुम्हें अपनी रानी बनाने के लिए बुलाया हो तो? तिन्नी ने रुखाई से जवाब दिया, पहले तुम मुझे अपनी रानी बनाना चाह रहे थे, अब राजकुमार मुझे रानी बनाएंगे। तिन्नी, तुम सदा ही मेरे हृदय की रानी रही हो और रहोगी। आज ऐसी बातें क्यों करती हो? सो कैसे? बिना विवाह हुए मैं तुम्हारे हृदय की रानी कैसे बन सकती हूँ? तिन्नी का चेहरा तमतमा गया। बोली, धत, मैं ऐसी रानी नहीं बनना चाहती। ऐसी रानी से तो मछुए की बेटी ही भली। और मनोहर के उत्तर की प्रतीक्षा ना कर पिता के पास जाकर मोटर पर बैठ गई। मोटर स्टार्ट हो गई। जब ये लोग रियासत में राजा साहब के महल के सामने पहुंचे तब कुछ अंधेरा हो चला था। इनके पहुंचने की सूचना राजा साहब को दे दी गई। चौधरी पुत्री समेत महल के सूने कमरे में बुलाए गए। कमरे में राजा साहब और कृष्णदेव को छोड़कर कोई ना था। डर के मारे चौधरी कांप रहा था, किंतु तिन्नी मनी मन मुस्कुरा रही थी। पिता पुत्री का उचित सम्मान करने के उपरांत राजा साहब ने मछुए को संबोधन करके कहा, चौधरी, हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है, कदाचित तुम नहीं जानते। चौधरी भय से कांप उठे, हाथ जोड़कर बोले, मैं तो सदा से ही महाराज का गुलाम हूँ। राजा साहब बात काटते हुए बोले, हम तुम्हारी इस कन्या को राजकुमार के लिए चाहते हैं। तिन्नी होठों के भीतर मुस्कुराई और चौधरी आश्चर्य से चकित हो गए।
उन्होंने एक बार राजा साहब की ओर देखा और फिर तिन्नी की ओर देखा। सहसा चौधरी को इस बात पर विश्वास न हुआ, कहाँ मैं एक साधारण मछुआ और कहाँ वे एक रियासत के राजा। हमारे बीच में कभी रिश्तेदारी हो सकती है? फिर न जाने क्या सोचकर भय विह्वल चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज महाराज, यह कन्या मेरी नहीं है। राजा साहब चौंक उठे। आश्चर्य से उन्होंने चौधरी से पूछा, फिर यह किसकी लड़की है? हाथ जोड़े ही जोड़े चौधरी बोले, महाराज 15 साल पहले की बात है। नदी में बहुत बाढ़ आई थी। उसी बाढ़ में मेरे बुढ़ापे की लकड़ी यह कन्या मुझे मिली थी। यह एक खाट पर बहती हुई आई थी और इसके गले में एक छोटी सी सोने की ताबीज़ थी। ताबीज़ का नाम सुनते ही राजा साहब को ताबीज़ देखने की उत्सुकता हुई। उनके मस्तिष्क में किसी ताबीज़ की धुंधली स्मृति छा गई। पिता के आदेश से तिन्नी गले से ताबीज़ निकालने के लिए ताबीज़ के धागे की गांठ खोलने लगी। मछुए ने फिर कहना शुरू किया, महाराज, इस ताबीज़ का भी बड़ा विचित्र किस्सा है। एक बार ताबीज़ का धागा टूट गया। कई दिनों तक याद न रहने के कारण यह ताबीज़ इसे ना पहनाई जा सकी। बस महाराज, यह तो इतनी ज़्यादा बीमार पड़ी, मरने जीने की नौबत आ गई और फिर ताबीज़ पहनाते ही बिना दवा दारू के ही चंगी भी हो गई। तब से ताबीज़ आज तक उसके गले में पड़ी है। राजा साहब को स्मरण हो आया कि 15 साल पहले उनकी लड़की भी बाढ़ में बह गई थी। उसके गले में भी उन्होंने एक ज्योतिषी द्वारा दी गई ताबीज़ पहनाई थी। उन्होंने एक बार कृष्णदेव और फिर तिन्नी के मुंह की तरफ देखा। उन्हें उनके मुंह में बहुत कुछ समानता दिखाई पड़ी। तब तक तिन्नी ने गले से ताबीज़ निकालकर राजा साहब के सामने कर दिया। राजकुमार का हृदय बड़े ही वेग से धड़क रहा था। ताबीज़ हाथ में लेते ही राजा साहब ने मेरी कांति कहते हुए तिन्नी को छाती से लगा लिया। यह वही ताबीज़ थी जिसे ज्योतिषी से लेकर राजा साहब ने पुत्री के गले में पहनाया था। पिता पुत्री और भाई बहन का यह अपूर्व सम्मिलन था। सबकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। अब महल के पास चौधरी के रहने के लिए पक्का मकान बन गया है। चौधरी अपनी स्त्री समेत वहीं रहते हैं। अब उन्हें नाव नहीं चलानी पड़ती। रियासत की ओर से उनकी जीविका के लिए अच्छी रकम बांध दी गई है। राजमहल में रहती हुई भी कांति चौधरी के घर आकर तिन्नी हो जाती है। अब भी वह चौधरी के साथ उनकी थाली में बैठकर चौधराइन के हाथ की मोटी मोटी रोटियां खा जाती है। तिन्नी को बहन के रूप में पाकर कृष्णदेव को कम प्रसन्नता ना थी। वे तिन्नी का साथ चाहते थे, चाहे वे पत्नी के रूप में हो या बहन के रूप में। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है, कहानी को आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साह बढ़ाइए। मेरा नाम मनोज भाटिया है। आते रहिएगा। चैनल पर कहानियों और कविताओं का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।